जय हिंद। एक महिला इंस्पेक्टर अपने थाने में बैठी हुई है और थोड़ी देर में एक लड़की उसके थाने में एंटर होती है। जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है, थोड़ी ही देर बाद कुछ सिविल वर्दी में, सादी वर्दी में लोग अंदर भागते हुए दिखाई देते हैं और कुछ देर बाद पता चलता है कि महिला इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोप यह लगा कि महिला इंस्पेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करने की एवज में पैसों की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायतकर्ता महिला ने सीधा एसीबी के पास जाकर की। एसीबी ने फौरन ट्रैप बिछाया और इस महिला इंस्पेक्टर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही कमेंट करना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है ये पूरा मामला, ये आपको समझाते हैं। पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायपुर के लोधीपारा में। रायपुर बहुत ही मशहूर जिला है और लोधीपारा उसी का एक इलाका है। अब रायपुर के लोधीपारा में एक लड़की अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से जीवन गुजार रही थी। परिवार के साथ ये रह रही थी, पढ़ाई भी अपनी पढ़ रही थी। अब इस बीच जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी तो परिवार का यह कहना था कि बेटा अब तुम जल्दी शादी कर लो। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो हमें बता दो, नहीं तो हम तुम्हारी किसी अच्छे लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। अब इस बीच एक रिश्ता आता है, कुछ रिश्तेदार भी रिश्ते बताते हैं। तो एक रिश्ता गरियाबंद से आता है। गरियाबंद जो कि लोधीपारा से तकरीबन 91 किलोमीटर दूर है, 91 किलोमीटर दूर है। यहां से रिश्ता आता है। अब यह रिश्ता जो है परिवार को भी पसंद आता है, रिश्तेदारों को भी पसंद आता है और इनिशियली लड़की को भी अच्छा लगता है। अब उसके बाद रिश्ता पक्का हुआ, उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद दोनों इकट्ठे रहने लगे। पर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच में खटास आ जाती है, रिश्तों में खटास आ गई। अब उसके बाद सारा मामला शुरू होता है। अब लड़की जो है उसका आरोप यह था कि जो लड़का है वो और उसका परिवार लगातार उसे तंग करता था, परेशान करता था और दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी। अब इसके बाद लड़की को कुछ लोग सलाह देते हैं और उसका अपना खुद का मन बनता है तो वो सीधा पहुंच जाती है थाने में। अब महिला थाना है रायपुर में, वहां पर यह लड़की पहुंच गई और वहां पर पुलिस को इसने अपनी बात बताई और महिला पुलिस में अपनी एक शिकायत दे दी। अब लड़की ने जो शिकायत दी उसमें दो आरोप मुख्य तौर पर लगाए, एक तो दहेज मांगने का और दूसरा आरोप मारपीट करने का। शिकायत देने के बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है काउंसलिंग की। जो भी लड़का पक्ष होता है, लड़की पक्ष होता है और पक्ष क्या बल्कि जो लड़का लड़की होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इसी के तहत जब ये महिला थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो एफआईआर रजिस्टर करने के बजाय एक प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो यहां पर भी इस केस में भी काउंसलिंग के लिए लड़की को और उसके पति को रेफर कर दिया जाता है। अब काउंसलिंग में लड़का भी पहुंचता है, लड़की भी पहुंचती है और काउंसलर दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि देखिए जो शादी है वो एक पवित्र बंधन है और अगर वो टूटता है तो परिवार की, समाज में बदनामी भी होती है और परिवार के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होती है। मगर ये बात दोनों को ही समझ नहीं आती और लड़की खासतौर पर कहती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती। अब फाइनली ये होता है कि काउंसलिंग एक बार दो बार होती है पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है इस रिश्ते पर। रिश्ते में खटास वैसी की वैसी यदा कदा बरकरार रहती है। अब उसके बाद ये लड़की फिर अपने दो चार दोस्तों से सलाह लेती है और उन्हें कहती है कि अब मैं कैसे करूं। काउंसलिंग भी इस मामले में हो गई है पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मैं चाहती हूं कि इस पूरे मामले का कोई ना कोई हल निकले। अब उसके बाद कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार और खुद भी वो अपना दिमाग लगाकर उसके मन में यह आता है कि अब तो मुझे पुलिस में जाना ही पड़ेगा। अब फाइनली ये लड़की महिला थाने में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर
इंस्पेक्टर वेदवती से मिलती है और उन्हें कहती है कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए, मैं चाहती हूं कि 498 के तहत, जो कि दहेज डॉरी मांगने के लिए एफआईआर करवाई जाती है, 498 के तहत आप मेरे पति उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कीजिए। पर यहां पर आरोप यह है कि जब इस लड़की ने इंस्पेक्टर वेदवती को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा तो उन्होंने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए लगेंगे, अगर 50,000 रुपए दोगी तो एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, अन्यथा एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाएगी। अब यह लड़की टेंशन में आ जाती है कि अब किया जाए तो आखिर क्या किया जाए। एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि एफआईआर रजिस्टर करने का कोई चार्ज लगता ही नहीं है। मगर इस लड़की को आरोप के मुताबिक, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एफआईआर तो दर्ज करवानी ही थी, तो उसके लिए वो इंस्पेक्टर की हाथ पैर जोड़ती है, मिन्नतें करती है, और मिन्नतें करने के बाद ये जो सौदा है वो 35,000 रुपए में तय हो जाता है। 35,000 में दोनों के बीच में सौदा हो जाता है। इंस्पेक्टर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहती है कि तुम 35,000 रुपया मुझे दे दो और मैं जो है इसमें लड़के के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज कर दूंगी। अब 35,000 रुपए की जब बात हो जाती है, लड़की वहां से चली जाती है। घर जाकर लड़की सोचती है कि एफआईआर पुलिस रजिस्टर करती है और कई तरह के दावे किए जाते हैं, मगर यहां पर मुझसे एफआईआर रजिस्टर करने के नाम पर 35,000 रुपया भी क्यों मांगा जा रहा है। इसके बाद लड़की को जो सलाह दी जाती है और खुद भी वो अपने दिमाग से फैसला करती है कि मैं रिश्वत तो कतई नहीं दूंगी। इसके बाद यह लड़की पहुंच जाती है एसीबी के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, अपनी शिकायत लेकर। एसीबी के ऑफिस में जब ये जाती है, वहां पर ऑफिसर से मुलाकात करती है, उन अधिकारियों को बताती है कि किस तरह से जब शुरुआत में वो अपनी शिकायत लेकर महिला थाने में गई तो उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। काउंसलिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। काउंसलिंग करवाने के बाद भी जब दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में सुलह नहीं हुई और वो महिला थाने में इंस्पेक्टर से मिली एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 498A की, तो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए की मांग की। सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ। अब एसीबी के जो अफसर थे उन्होंने पूरी बात सुनी और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, इसके बाद एसीबी ने अपनी शुरू कर दी, यानी कि प्रारंभिक जांच इस मामले में शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, हर मामले में करती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर होनी है तो क्या वो एफआईआर रजिस्टर करने के लायक है भी या नहीं। यहां पर एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच की और उस जांच में एसीबी के अधिकारी उस थाने में पहुंचे, वहां पर जाकर कुछ चीजें देखी और लड़की ने जो जो बयान दर्ज करवाए, जो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, उसके बाद एसीबी इस नतीजे पर पहुंची कि जो शिकायत इस लड़की द्वारा की जा रही है, जो तथ्य रखे जा रहे हैं, वो काफी हद तक सही है और इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है। अब इसके बाद एसीबी इस मामले में अगली कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तैयार हो जाती है और एक प्लॉट बिछाया जाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसके बाद एसीबी और ये महिला तय करते हैं मिलकर कि कौन से दिन इस भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर को ट्रैप करवाया जाए जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब 5 जुलाई का दिन निश्चित किया जाता है जिस दिन एसीबी द्वारा इस महिला इंस्पेक्टर को ट्रैप किया जाना था। अब यह महिला 5 जुलाई को, जिसने एफआईआर रजिस्टर करवानी थी, वो सुबह ही थाने पहुंच जाती है। अब सुबह थाने पहुंची, वहां पर जाकर इंस्पेक्टर से मिली। उस महिला इंस्पेक्टर से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि इस समय तो मेरे पास काफी लोग आए हुए हैं, और ये लड़की भी देख रही थी कि वहां पर काफी लोग आए हुए थे। तो वो कहती है कि तुम शाम के समय आ जाओ, शाम को तुम्हारे मामले को मैं सुनूंगी भी और तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगी। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये लड़की शाम को महिला थाने में रायपुर में पहुंच जाती है। अब शाम को जब थाने में पहुंची तो उसके बाद फिर बातें हुई दोनों के बीच में, और एक रिकॉर्डर भी एसीबी ने इसे अपने साथ लेकर भेजा था। वो रिकॉर्डर लगातार इसके साथ लगा हुआ था। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद ये लड़की इंस्पेक्टर वेदवती को, जो कि वहां पर मौजूद थी, जिससे मिलने गई थी, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर वेदवती को 20,000 रुपए की रकम ये लड़की
उन्हें पकड़ा देती है। अब जैसे ही 20,000 रुपए पकड़ाए गए तो जो रिकॉर्डर था, जो लड़की के पास था, वो उसकी आवाज एसीबी की टीम को भी जा रही थी और एसीबी की टीम को क्लू मिल गया कि अब इंस्पेक्टर ने पैसे पकड़ लिए हैं। अब उसके बाद फौरन सादी वर्दी में कुछ लोग जो कि थाने के बाहर मौजूद थे, वो भागते हुए आते हैं और इस इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं, अपनी हिरासत में लेते हैं। इसमें महिलाएं भी कुछ मौजूद थी जो कि सादी वर्दी में थी, क्योंकि लेडी इंस्पेक्टर का मामला था तो महिलाएं वहां पर रखी गई थी। अब इस महिला इंस्पेक्टर का हाथ एक केमिकल सॉल्यूशन जो है वो ग्लास में डाला जाता है और उस ग्लास के अंदर इस महिला का हाथ डुबाया जाता है, इस इंस्पेक्टर का हाथ डुबाया जाता है। जब हाथ डुबाया जाता है तो हाथ गुलाबी रंग का, लाल रंग का हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि इस लेडी इंस्पेक्टर ने रिश्वत की रकम अपने हाथों में पकड़ी है। अब जैसे ही इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद शाम के तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे थे, 8 बजे से एसीबी थाने में ही बैठकर तकरीबन 1 बजे तक बयान दर्ज करती रही, पूछताछ करती रही। अब एसीबी ने जो एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की वो की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसकी धारा 7 के मुताबिक उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस अ पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। अगर कोई ऐसा करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। अब इसके साथ ही सिर्फ बात यहां से शुरू हुई थी कि लड़की ने कहा था कि 498A के तहत जो है वो मामला रजिस्टर कर लो। 498A में 3 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है, मगर यहां पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर के द्वारा यह मामला दर्ज नहीं किया गया और 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी जीवन में किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाएं, कितने भी पावरफुल बन जाएं, मगर नैतिकता और ईमानदारी को ना छोड़ें। अगर आप नैतिकता पर टिके रहेंगे तो कभी भी भ्रष्टाचारी आपके नजदीक, रिश्वत देने वाला आपके नजदीक फटक भी नहीं पाएगा। जय हिंद।